कि भाई जो सबसे ज़्यादा आजकल रिलायबल वेबसाइट्स कंसीडर होती हैं वो कोडिंग की वेबसाइट्स कंसीडर होती हैं। जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स आजकल बनती हैं वो CMS की वेबसाइट्स होती हैं। उसकी वजह ये है कि वो चीप रेट्स पे बन जाती हैं, बहुत कम पैसों में बन जाती हैं। तो जो क्लाइंट्स होते हैं सब लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि भाई कम पैसों वाला काम कराना चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा अच्छी नहीं होती और उनके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत कम होती है। यानी वो आप समझ लो कि रेडीमेड चीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप समझ लो कि ये CMS है, भाई हर क्लास के स्टूडेंट को मैं यही दे देता हूँ ना कि भाई इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, तो ये तो एक बनी बनाई चीज़ है ना। इसके ऊपर आप सिर्फ अपना कंटेंट ही मॉडिफाई कर सकते हो, इस वेबसाइट को आप कस्टमाइज तो नहीं कर सकते खुद से। हाँ, अगर आप डेवलपर हो तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टम और जो CMS है वो तो बनी बनाई एक चीज़ है, उसी को यूज़ करना है आपने, उसमें कस्टमाइजेशन बहुत कम है। यानी उसके अंदर आप अपनी मर्जी से उस वेबसाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है? इसलिए हमने CMS डिटेक्ट पढ़ा था, पिछली क्लास में दिखाया था आपको मैंने। तो CMS डिटेक्ट से जब हमने देखा तो एक वेबसाइट 50% वर्डप्रेस से बनी हुई थी और बाकी का जो 50% था वो नंबर ऑफ CMS थे। अब फॉर एग्जाम्पल उनमें से कोई एक CMS भी नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया तो आपकी वेबसाइट तो गई, गड़बड़ कर गई ना। अब गई का क्या मतलब, मे भी वो काम तो करती रहे। ये सारे के सारे जो प्लगइन्स हैं ये ऑनलाइन आपकी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनमें से कोई एक प्लगइन आगे पीछे हुआ तो जितने भी हैकर्स ऑनलाइन मौजूद हैं उनके लिए आसानी पैदा हो गई। उसे कहते हैं हम कि उसके उनके लिए वल्नरेबिलिटी होल्स उनको मिल गए कि भाई कैसे एंटर होना है इस वेबसाइट में। वो जैसे ही आपकी वेबसाइट में आए, हालांकि आपकी वेबसाइट को उन्होंने किया भी कुछ नहीं, कि उन्होंने तो अपनी एक्टिविटी लगाई है ना हैकिंग की। वो जो उसकी हैकिंग की एक्टिविटी में वेबसाइट्स काबू आती जाती हैं वो उनके पास आ जाती हैं। उनका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वेबसाइट तो गई। वो आप कहोगे भाई मेरी वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि हैकर लोग बैठे हुए हैं मेरे पे, वो उन्होंने एक अपना पूरा हैकिंग एक्टिविटी की हुई है, उसके बीच में जो लोग फॉल करते हैं वो सारी की सारी वेबसाइट पकड़ी जाती है। तो फिर और मेरे पास ये केसेस भी हैं कि जो लोग वर्डप्रेस पे साइट चला रहे थे वो अल्टरनेटिवली कोडिंग पर वापस आ गए, कोडिंग की वेबसाइट पर आए। जब कब आए हैं? जब उड़ गई हैं उनकी वेबसाइट। जब उनकी वेबसाइट फारिग हो जाती है फिर वो अपने डेवलपर के पास वापस जाते हैं। उनके पास भी वो डिज़ाइन नहीं पड़ा होता, अपडेट्स आ रही होती है, डिज़ाइन भी चेंज हो गया। वो कहते हैं कि भाई अब यूं करो, मुझसे नहीं बनवा लो तो मैं उतने पैसों में तुमको नहीं बना दूंगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं, और आप खुद भी रिसर्च करो, तो जितनी अच्छी वेबसाइट्स है, मतलब इंटरनेशनली सब अच्छी वेबसाइट्स को देखो तो देखोगे कि सारी वेबसाइट्स कोडिंग पर है। कोई भी अच्छी वेबसाइट CMS पर नहीं होगी, ठीक है। सब अच्छी वेबसाइट्स कोडिंग पर है। कोडिंग की वेबसाइट्स एक्सपेंसिव है। कोडिंग अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो ना, अगर आप सिंपल सा प्रोजेक्ट भी कोई लोगे तो 100,000 है, और बहुत ही कोई नॉर्मल सी वेबसाइट होगी कोडिंग में तो वो 40-50 की बनेगी। इवन अगर आपको कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनवानी है ना तो वो 30-40 की वो भी बन जाएगी। ई-कॉमर्स की वेबसाइट अगर आपको कोडिंग में बनवानी है ना तो वो मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 लाख रुपए का कोई बंदा आपको बजट देगा, इससे कम में वो वेबसाइट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए एक्सपर्ट मेरे से आपको बंदा राय लेता है, कोई क्लाइंट पूछता है कि भाई हमें वेबसाइट भी बनवानी है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं हमेशा कोडिंग। उमर साहब बना रहे हैं आजकल वेबसाइट, वो हम कोडिंग पर गए हुए हैं, कोडिंग के ऊपर हम लोग वर्किंग करने लगे हुए हैं। मतलब सारे का सारा काम कोडिंग पर हो रहा है, क्योंकि उसको एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे और वो कस्टमाइज्ड वेबसाइट होगी, उसके अंदर जो मर्जी चेंज कर ले। जबकि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी बाद में कोई चीज़ ख्याल में आएगी तो वो पूरे का पूरा डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी। सो इसलिए हम कोडिंग करते हैं और आपको कोडिंग को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर कोडिंग से मुराद प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कोडिंग तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, प्रोग्रामिंग तो पहले भी सीखने की कोशिश की थी तो हम तो नहीं सीख सके, तो प्रोग्रामिंग है इसमें तो फिर हम ये SEO भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई एस्पेक्ट प्रोग्रामिंग का नहीं है। जो काम प्रोग्रामर्स ने करने हैं वो SEO में शामिल नहीं है। SEO आपका सिर्फ HTML डिजाइन है। वेबसाइट के ऊपर जो आपका HTML डिजाइन है उसके अंदर जो हमारी कोडिंग है, और वो सारी की सारी कोडिंग HTML की कोडिंग है।
वो ना PHP की कोडिंग है, ना वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है, ना वो CSS की कोडिंग है, बल्कि वो सारी HTML की कोडिंग है। यानी जितनी भी HTML की कोडिंग है वो सारी उसमें फॉल करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फोकस क्या है? HTML को अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं अगर इधर आऊं, इस वेबसाइट को खोलता हूं जी, इस वेबसाइट को खोलते हैं, खुल गई है। अब ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई, कलरफुल वेबसाइट नजर आ रही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि भाई ज्यादा कलरफुल वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है। ये वाली जो वेबसाइट है जो अभी आप देख रहे हो, ये कोडिंग की वेबसाइट है। और कोडिंग की वेबसाइट का एक एडवांटेज आपको और भी होता है कि वो बहुत थोड़ी स्पेस में बन जाती है। ये जो वेबसाइट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये मैंने खुद ही अपलोड कराई हुई है। ये तकरीबन 8 MB की है, 4 से 8 MB के दरमियान इसका साइज है। लेकिन अगर आप एक आम सी वेबसाइट भी बनाएंगे ना, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्लगइन्स तो होंगे, तो आपको उसके लिए जीबीज में जाना पड़ता है। और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसके लिए आपको रैम भी ज्यादा चाहिए होती है। अभी देखिए मैंने वर्ड रैम इस्तेमाल किया, तो कहीं आप ये ना समझें कि हमारे कंप्यूटर का रैम, किसका रैम? होस्टिंग का रैम, जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर हो रही है। अब भाई 8 MB की वेबसाइट को रन करने के लिए कितनी रैम चाहिए होगी? मतलब 8 MB का कोई प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए कितनी रैम चाहिए? लेकिन एक प्रोग्राम है जो 1 GB में चल रहा है, या 2 GB में चल रहा है, या 3 में चल रहा है, या 4 में चल रहा है, उसके लिए तो रैम भी अच्छी खासी चाहिए। तो उसकी रैम भी जीबीज में ही चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, उसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो वर्डप्रेस के डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर फ्री प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हैं। सो फ्री प्लगइन्स क्या होते हैं? 40 to 50% आप उसको यूज कर लो, बस। उसके बाद वो कहता है भाई प्रीमियम यूज करना है तो पे करो। अब वो उन्होंने तो चार्जेस लिए होते हैं, सस्ती वेबसाइट भी बनाई होती है। जब कोई बंदा कहता है ना मुझे पेड चाहिए, तो पैसे बढ़ाना शुरू हो जाते हैं पर प्लग इन। तो कोई बंदा देता ही नहीं है, तो कहते हैं चलो यार इसी तरह ही दे दो। फ्री प्लगइन से भी आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। पेड प्लगइन्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपने पेड प्लगइन लिया होगा तो स्पीड में शायद कुछ बेहतरी हो थोड़ी सी, लेकिन अगर आप फ्री प्लगइन्स के साथ अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो तो गड़बड़ होगी। भाई प्लगइन एक्सपायर हो गया, प्लगइन की अपडेट आ गई। अब आम यूजर को क्या पता है कि क्या है, कहाँ है प्लगइन, कैसे अपडेट होगा, कैसे रिन्यू होगा? अगर एक एक्सपायर होगा तो उसका हल क्या है? ये तो डेवलपर ही कर सकेगा ना साथ काम। तो जिसने किसी से वेबसाइट ले ली तो इस वजह से उसकी वेबसाइट खराब होती है। कोडिंग का कुछ लेना देना नहीं है प्लगइन्स के साथ, ठीक है? कोडिंग जो है वो डायरेक्ट कोडिंग से ही होती है। इस वक्त जो सबसे अच्छी स्क्रिप्टिंग है दैट इज PHP, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है ये, ठीक है? डेवलपर आपको हमेशा कहानी सुनाएंगे अपनी। जिस डेवलपर के पास जो स्किल होगी ना, वो ये कहेगा कि ये सबसे अच्छी है। अभी पिछले ही दिनों जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हमने एक डेवलपर से बात की कि हमें कोडिंग की वेबसाइट चाहिए। तो उसने हमें जो शॉर्ट न्यू कोडिंग वाले आए हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। देखिए याद रखिएगा कि कुछ आपको कुछ भी नहीं ना पता, बस एक चीज़ याद रखनी है एसईओ के लिए, कभी जावास्क्रिप्ट नहीं। बस जावास्क्रिप्ट की कोडिंग तो आपकी वेबसाइट को मार देगी। यानी एसईओ को सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो जावास्क्रिप्ट करते हैं। यानी आपकी वेबसाइट स्लो होने की सबसे बड़ी रीजन जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं। जावा लैंग्वेज एक थर्ड पार्टी टूल है ना, उधर वो बेसिकली बनी इसलिए नहीं हुई ना। जावा जब पहली दफा डेवलप की गई थी तो वो वेब एप्लीकेशन नहीं थी, फिर उन्होंने जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको इस पे लेकर आए। सो गूगल जावास्क्रिप्ट को पसंद नहीं करता। अब गूगल क्यों नहीं करता, तो ये गूगल का जाती मसला है, ठीक है, कि भाई वो नहीं पसंद करता। लेकिन उसकी जो साइंस है वो तो ये है। लेकिन गूगल पसंद नहीं करता, इसका मतलब क्या? जब हम एसईओ कर रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि गूगल क्या पसंद करता है। यानी मैंने एक वेबसाइट चलाई, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में लगा हुआ है, अब वो चल रहा है। गूगल ने मुझे कहा कि भाई ये स्लाइडर जो है ना आपकी वेबसाइट को स्लो कर रहा है, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है ना। अब अगर मैं उसे हटाऊंगा नहीं तो वेबसाइट स्लो ही रहेगी। अब मुझे उसको हटाने के लिए कुछ देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या हल है इसका। सो हम जावास्क्रिप्ट को कोशिश करेंगे कि एलिमिनेट करें। भाई कहीं पर अगर हमें लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट का बीच में पीस आना है, वो तो लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आगे जाकर साइंस बताऊंगा कि वो शुरू में नहीं लगाएंगे। तो वो कहता है ना वेबसाइट, देखें आमतौर पर हम लोग कहते हैं ये वेबसाइट फास्ट है और ये वेबसाइट स्लो है। तो हमारे पास इसका क्राइटेरिया क्या है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँगा भाई आपकी वेबसाइट तो बड़ी स्लो चलती है, तो आप क्या करोगे? अपने मोबाइल से वेबसाइट खोलोगे, कहोगे ये देखो भाई ये तो फटाफट चल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
हमारे जेहन में तो एक क्राइटेरिया है ना कि भाई मोबाइल पे खोल कर देख लो, तो वो अगर तो खुल गई तो ठीक है, ना खुली तो स्लो है, यही क्राइटेरिया। लेकिन हम लोग ऐसे वेबसाइट्स को नहीं देखते हैं, हम वेबसाइट्स को टूल्स के साथ चेक करते हैं। वो टूल्स हमें बताते हैं कि ये वेबसाइट फास्ट है या ये वेबसाइट स्लो है। अगर ये वेबसाइट स्लो है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्लो है? उन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है जावास्क्रिप्ट, और दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज ऑफ सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स। ये कोडिंग भी डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं सीएसएस के कोड। सो गूगल आपको ये भी कहता है कि भाई एक्स्ट्रा कोडिंग ना करें, सीएसएस का हैवी कोड होगा वो भी आपकी वेबसाइट को स्लो करेगा। जावास्क्रिप्ट तो फिर लिंक करती है ना आगे लैंग्वेज से, जैसे आप पाइथन कर रहे हो, नोड कर रहे हो, उसके बाद इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसको नहीं। अब कोई बंदा ये कहे कि पीएचपी से पाइथन अच्छी है, ठीक है, तो वो गलत कह रहा है। गूगल से पूछिएगा, वो आपको बताएगा। इस वक्त देखें वर्डप्रेस के बैकएंड पे क्या है? पीएचपी। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि भाई पीएचपी तो पुरानी हो गई है, ठीक है, तो मैं तो उसे यही कहूंगा, मैं कहूंगा भाई वर्डप्रेस वाला क्यों इसको यूज कर रहा है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि वर्डप्रेस इस वक्त सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही है ना, हम वर्डप्रेस को ही सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म मांगते हैं। तो उसके बैक पे जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, वो पीएचपी की कोडिंग है। उसकी अगर आप कोडिंग में जाओगे तो उसकी कोडिंग की बैक पर आपको वही नजर आएगी। लेटेस्ट चीजें तो बहुत सारी आती है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं आज लेटेस्ट वर्जन आ गया भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है, 2025। अब अच्छा कौन सा है? मैं लेटेस्ट को तो अच्छा नहीं कहूंगा ना। लेटेस्ट जब कोई नई चीज आती है उसमें तो बहुत सारी चीजें टेस्टिंग में होती हैं कि भाई अभी ये टेस्ट हो रही है, ठीक काम कर रही है। विंडो आ गई भाई, अभी आई है विंडो 11 आई है ना, तो मैं नहीं यूज करता। क्यों नहीं यूज कर रहा हूं भाई? इतने सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें उसकी सपोर्ट ही नहीं होनी। अभी 10 ने सबको कर लिया वक्त के साथ साथ, उसने सब चीजों को मैनेज कर लिया हुआ है। अब जो 11 आएगा, जब हम उसको यूज करेंगे तो पता लगेगा भाई यहां पर आकर 11 फंस गई है, अभी इसका सोल्यूशन हो रहा है, अभी इसका पैच आना है, अभी इसकी अपडेट आनी है। जब इसकी अपडेट आएगी तो उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी उसके साथ। इसी तरीके से जो पीएचपी है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और आज भी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी उसकी इंपॉर्टेंस पहले थी। लेकिन क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और आने वाले लोग जो है वो ज्यादा, और एक और चीज याद रखिए, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, वो थोड़ी सी शॉर्ट कट्स होते हैं। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, आपको भी पता है, तो मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी का मॉडल भी न्यू आ जाए तो आप देखते हैं ना, जो पुराने मॉडल में जो चीज कहीं और नजर आ रही होती है, नई मॉडल में वो चीजें बहुत सारी बिल्ट इन होती हैं। रियल लाइफ में कोई मशीन आ जाती है आपके पास, नहीं, आप पुराने मॉडल की मशीन को देखो, ठीक है, उसका मटेरियल बहुत अच्छा होगा, जो नए मॉडल का मटेरियल होगा वो हल्का होगा। तो आपको क्या यार, नहीं भाई पुराने वाले कोई रिपेयर करवा लो, उसका मटेरियल तो ठीक है ना। इसी ये हमने साइंस सिर्फ पीएचपी की समझी। अब हम आगे चले जाते हैं। हमारा काम ना उससे कुछ लेना देना है ना इससे, ठीक है ना, और हमने किसी को चैलेंज भी नहीं करना है ऐसे। हाँ, हमने चैलेंज कब करना है? हमने चैलेंज उस वक्त करना है जब हमारा क्लाइंट हम पे रिलाई कर रहा होगा और हमें कहेगा भाई मुझे वेबसाइट बनवा दो। और फिर अगर मुझे कोई बंदा कहेगा ना कि वर्डप्रेस अच्छा है, या कोई कहेगा कि पीएचपी से कोई चीज अच्छी है, तो फिर उसके साथ डिबेट होगी कि उसे कहेंगे कि आप प्रूव करके हमें दिखाएं कैसे अच्छा है, कि पीएचपी से कोई चीज कैसे अच्छी हो सकती है। जब इतना बड़ा वर्डप्रेस का एप्लीकेशन उसमें बना हुआ है, तो मैं अपना छोटा सा एप्लीकेशन पीएचपी पे क्यों ना बनाऊं, जबकि वो टेस्टेड भी है, हर चीज ठीक चलने लगी हुई है। और वर्डप्रेस अगर अकेला कहीं पे काम कर रहा हो ना, आप देखें वर्डप्रेस अकेला कहीं नहीं काम कर रहा। वर्डप्रेस देखता है कि कौन सी चीज कहां से मिल रही है, वो दूसरे सीएमएस को सपोर्ट करा के काम करता है। आपने देखा था, मैं 6 वेबसाइट खोलूंगा ना, 6 के 6 में लिखा होगा 50% या 54%। बाकी के जो काम होंगे, बाकी के जो प्लगइन्स होंगे, कोई उसने शॉपिफाई से उठाया होगा, कोई उसने विक्स से उठाया होगा, कोई उसने लारावेल से उठाया होगा, मुख्तलिफ पैकेज होंगे। ठीक है, चलिए जब आगे आ जाते हैं वापस। हो गया। ये तो हमारी साइंस थी इसकी, ठीक है, वर्डप्रेस की अंडरस्टैंडिंग की, कि सीएमएस वर्सेस कोडिंग, ठीक है। और आपको अब मैं वेब डेवलपर भी नहीं हूं, चलेंगे भी आपको बताऊं, आई एम नॉट अ वेब डेवलपर। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए। और ये नॉलेज डीप कैसे होगा? ये क्लास पढ़ने से नहीं होना, ये कोर्सेज करने से भी नहीं होना, ये आपको अपनी फील्ड के लिए गूगल पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। ये है क्या, चल क्या रहा है आजकल, क्या चल रहा है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक आप रिसर्च को साथ नहीं रखोगे उस वक्त तक आप आगे नहीं चलेंगे। और आप अगर रिसर्च करते हो, देखे ना, मैंने ना PHP में वेबसाइट बनानी है, ना किसी और प्लेटफॉर्म में बनानी है, ना जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनानी है। मैंने वेबसाइट बनवानी है, लेकिन जो डेवलपर वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके जो बग्स होते हैं उनको नहीं पता क्या बग्स हैं। फ्रंट एंड पे तो बग होता ही नहीं है, बग कहां पर है? बैक एंड पर है। मिसाल के तौर पर गूगल ने मुझे कहना है कि भाई मैं इसको इंडेक्स नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कहेगा इसमें बग है। मुझे वो बग आइडेंटिफाई करना है कि बग क्या है। जब वो बग आइडेंटिफाई होगा तो पता लगेगा कि तो वेब डेवलपमेंट का बग है। भाई एसईओ का तो बग है ही नहीं ना, एसईओ तो ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें तो कोई बग नहीं है। बग होनी है वेबसाइट डेवलपमेंट के। तो वेबसाइट के डेवलपमेंट के बग्स अगर उन्हें पता हो तो जिस टूल से मैं चेक कर रहा हूं उस टूल से उनको भी चेक करना चाहिए। एक डेवलपर को भी तो चेक करना चाहिए ना। हम सर्च कंसोल में वेबसाइट को लेकर जाते हैं, वो मुझे बग आइडेंटिफाई करती है। लेकिन जितने मेरे पास केसेस आते हैं, किसी भी वेबसाइट का सर्च कंसोल नहीं होता, यानी कि बनाया ही नहीं होता। हालांकि क्या करना चाहिए आपको, फर्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख भी रहे हो, आप लोग अगर कहीं से सीख रहे हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे अभी काम भी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में लेकर जाओ, गूगल सर्च कंसोल में। गूगल आपको आइडेंटिफाई करेगा इसमें बग्स क्या है, आइडेंटिफाई करेगा, रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट आउट करेगा कि भाई ये बग है, इसको रिमूव करो। अब वो रिमूव कौन करेगा? डेवलपर करेगा। हम फिर डेवलपर के पास जाएंगे और हम उसे कहेंगे कि जनाब ये एक इशू आ रहा है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपकी वेबसाइट को मोबाइल इंडेक्स नहीं कर रहा। जितने अच्छे प्लेटफॉर्म में मर्जी बनाइयो, लेकिन अगर उसे मोबाइल इंडेक्स नहीं कर रहा तो क्या फायदा हुआ भाई? वेबसाइट तो रैंक ही नहीं होनी, जितना मर्जी जोर लगा लें। हमें रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब ये तो नहीं ना कि भाई मोबाइल पे जाकर शक्ल चेंज कर ले तो रिस्पॉन्सिव होगी। इट इज ओनली वन फैक्टर। मैं कह ये एक फैक्टर है। रिस्पॉन्सिव नहीं है का क्या मतलब है कि एक वेबसाइट आपकी खुलती है, वो सारे बटन ओवरलैप कर जाते हैं। अब इतने ओवरलैप करते हैं कुछ के, वो कुछ मोबाइल पे नजर भी नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ? विजिटर्स को तो इसका भी नहीं पता लग रहा। इसका पता कौन देगा आपको? गूगल सर्च कंसोल। ये सारी बातें आपको गूगल सर्च कंसोल ने आइडेंटिफाई करवानी है, ठीक है। इसलिए जब हम एसईओ शुरू करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी मैंने एक बाहर का प्रोजेक्ट शुरू करना है वॉचेस का। उनकी हमारे पास वेबसाइट आई है और वो वेबसाइट पिछले 6 साल से चल रही है। तो जब हमने उनसे चीजें मांगी हैं तो उस वेबसाइट का सर्च कंसोल ही नहीं है, बना ही नहीं हुआ। 6 साल से वेबसाइट चल रही है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका सर्च कंसोल नहीं है। तो जब सर्च कंसोल होगा तो आइडेंटिफाई होगा ना भाई इश्यूज क्या। अच्छा, अब हम आगे वापस कोडिंग में। तो मैंने कहा भाई कोडिंग मुझे कौन सी समझनी है, सिर्फ इतना समझ लें, मुझे सारी कोडिंग की बात नहीं करनी है। ये देखें, ये पूरी वेबसाइट मैंने कोडिंग वाली खोल लिया। सपोज कर लें इतना कुछ मुझे करना हो तो शायद मुझे भी डर लगता हो कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है कोई। हाँ, इतनी कोडिंग को अगर मुझे अंडरस्टैंड करना हो, और कोई जरूरी नहीं है कि इतनी ही हो। इसमें अगर 1000 पेजेस हैं तो किसी में 2000 भी हो सकते हैं, किसी में 4000 भी हो सकते हैं। मुझे कुछ चीजों को एज ए एसईओ एक्सपर्ट समझना है। देखिए एसईओ जो है ना हमारे पास, एक है ऑन साइट एसईओ, ठीक है, एक है टेक्निकल एसईओ। आपको अंदाजा हो रहा होगा अभी मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा था वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स है। टेक्निकल पॉइंट्स थे ना सारे, कि भाई गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा, चीजें ओवरलैप कर रही हैं, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। एक है ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है? जो वेबसाइट के ऊपर कर रही है आपको, उसको बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। एक होती है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट का क्या मतलब है? यानी कि वो वेबसाइट पे नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास क्लाइंट आया और मुझे कहे कि जनाब मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ कराई है मगर मुझे सेटिस्फाई नहीं हूँ, सही नहीं हुई है, उसने मेरी एसईओ की हुई है। सो मैंने उससे पूछा भाई कौन सी एसईओ आपने कराई थी? वो मुझे कहेगा भाई मैंने ऑन साइट एसईओ भी कराई थी तो ऑफ साइट भी कराई थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने क्या उसको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दिया था? तो वो मुझे कहेगा कि नहीं मैंने एक्सेस तो नहीं दिया, वो वैसे ही कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो उसने टेक्निकल एसईओ की है ना उसने ऑन साइट एसईओ की है, क्योंकि ये दोनों एसईओ करने के लिए आपको वेबसाइट का एक्सेस चाहिए। अलबत्ता जो ऑफ साइट एसईओ है ना, इट इज अब लाइक अ लिंक बिल्डिंग। ये तो लिंक बिल्डिंग है कि भाई दूसरी साइट्स पर जाओ लिंक्स लगाते जाओ, बस यहां पर आपको वेबसाइट के एक्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ के लिए आपको वेबसाइट का एक्सेस चाहिए। जब तक मेरे पास एक्सेस नहीं होगा मैं वेबसाइट पे चेंजेस करूंगा कैसे? भाई कीवर्ड्स कैसे लगाऊंगा? ये सारा काम करने के लिए मुझे वेबसाइट का एक्सेस चाहिए।
अब हम बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना है, कोडिंग को, ठीक है। अब कौन सी कोडिंग को, हमें HTML, इवन हम वर्डप्रेस भी यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको स्क्रिप्टिंग की बात की है ना, मैंने कहा वर्डप्रेस के बैक एंड पर भी PHP है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस में भी मैं जाकर कोडिंग को एक्सेस कर लूंगा। अगर आप एक अच्छे कोडिंग को समझने वाले हैं और सिर्फ HTML को ही समझने वाले हैं, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस में जाकर भी HTML के कोड को फाइंड कर सकते हैं किसी हद तक, जहां पर वो लगा हुआ है। क्योंकि कुछ चीजों में कोड चाहिए हमें, वो भी हम आपको ऐसा ऐसा पता लगेगा कि वो कौन सी चीजें। और हमें जो कोडिंग चाहिए वो बहुत लिमिटेड कोडिंग चाहिए। हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल। HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? PHP का भी नहीं देखना, जावास्क्रिप्ट का भी नहीं देखना, किसी लैंग्वेज की बात नहीं करनी। हमने ये देखना है कि भाई हर वेबसाइट HTML टाइप की वेबसाइट है, हमें HTML के कोड को आइडेंटिफाई करना है और वहां पर जाकर अपनी SEO को इंप्लीमेंट करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें HTML को आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना भाई, HTML फाइल होती कैसे है, पहले तो हमें ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए आप क्या करो, मेरा ख्याल है काफी सारे स्टूडेंट्स के पास शायद ये होगा। मैं एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ओनली एप्लीकेशन है HTML एडिटिंग करने के लिए। कोई भी नोटपैड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी HTML एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूं कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करता हूं। नोटपैड प्लस प्लस एक फ्री एप्लीकेशन है, फ्री वेयर टाइप का प्रोग्राम है जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसको आपने अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है भाई, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, नीचे लिंक आ जाएगा, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई सीरियल नंबर नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, फ्री इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर काम करना है, ठीक है। यहां लिखूं मैं, मेरे पास तो इंस्टॉल है ना। अगर आप में से कोई बंदा कोई और HTML एडिटर यूज कर रहा है, डजंट मैटर, उसमें भी कर सकता है। हाँ, ये कोई शर्त नहीं है कि नोटपैड प्लस प्लस के अलावा किसी एडिटर में नहीं होगा। आप सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और नोटपैड यूज कर रहे हो उसको भी कर सकते हो जिसमें HTML एडिटिंग की ऑप्शन मौजूद है। यहां लिखा जी हमने नोटपैड प्लस, आ गया, ओपन कर ले, इस तरह आना है इसने। एक और चीज याद रखिए, आज का जो पहला लेक्चर है मैं आपको HTML फाइल बनानी भी सिखा रहा हूं, HTML का स्ट्रक्चर भी सिखा रहा हूं, मगर इन फ्यूचर जब आपने SEO करनी है, आपने कभी भी HTML फाइल नहीं बनानी। भाई मेरे पास तो लोगों की वेबसाइट्स आएंगी ना, मैंने तो उन्हीं को खोलना है और उन्हीं में चेंजेस करनी है। हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि हमें ये HTML की साइंस समझ में आ जाए, समझ आएगी? यानी अगर मुझे मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है भाई ये मेरी ABC वेबसाइट है, रैंक नहीं हो रही, आप इसे रैंक करा दो, तो मैं उसकी वेबसाइट लेकर कोई HTML फाइल में तो नहीं बनाऊंगा उस पर। भाई उसके ऊपर सारी फाइलें बनी हुई हैं, मैंने उनको मॉडिफाई करना है। लेकिन हम ये इसलिए समझ रहे हैं कि हमारी ग्रिप इस पे मजबूत हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये समझने के लिए हमें HTML फाइल बनानी पड़ रही है। खुल गए, इसे बंद कर देते हैं। भाई जो कुछ आ रहा है मेरे पास आ रहा है, आपके पास तो नहीं आ रहा होगा ऐसे। अच्छा, अब आगे क्या करना है हमने, अब आपने जब इस एप्लीकेशन में आना है, मतलब सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने जब इस एप्लीकेशन में आना है, बजाय इसके कि आप कोडिंग शुरू कर दें, आप पहले फाइल को सेव कर लें। क्योंकि जो नोटपैड प्लस प्लस एप्लीकेशन है, ये सिर्फ HTML एडिटर नहीं है, ये बहुत सारे काम करने के लिए टूल है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी फाइलें बन सकती हैं, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूं तो आपको पता लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आकर फाइल को सेव कर लेना है अभी के लिए। वैसे तो क्या होगा, मैं तो क्लाइंट की फाइल खोलूंगा तो वो तो होगी HTML ना, मुझे उसको सेव कर बताने की जरूरत तो नहीं भाई इसकी टाइप चेंज करो, वो तो ऑलरेडी HTML है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए तो आप क्या करोगे जी, इसको फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, ये लिखा हुआ आ गया फाइल नेम, और नीचे लिखा हुआ आ गया टाइप, टाइप आ गई ना नीचे, ऊपर फाइल नेम आ गया और नीचे टाइप आ गई। जरा लिस्ट में देखें कितनी सारी टाइप्स है। ये जिस किसी का एप्लीकेशन होगा वो खुद ही समझ लेगा भाई उसकी कौन सी टाइप है। जैसे वो C टाइप भी आ रही है, C# भी आ रही है ना,
कितने सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहा है। हमें किसकी सपोर्ट चाहिए थी इस वक्त? HTML की। मैं यहां से H प्रेस करता हूं, आ गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। ये मैंने H प्रेस किया क्लिक करके मेन्यू को, तो वो इस फाइल में मुझे ले गया। मैंने इसको यहां से चूज कर लिया, ले जी हो गया। उसके बाद क्या करें? फाइल का नाम रख लें। कहां पर सेव करनी चाहते हो ये आपकी चॉइस है। ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि आप ना ऐसा काम, फाइल मैनेजमेंट भी करनी आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बजाय इसके कि आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा रहा हूं वही है, आपको फाइल मैनेज करना भी है कि भाई ये जो चीज है आपको सेव करनी है, कहां सेव करनी है, किस जगह पे सेव करनी चाहिए। डेस्कटॉप पे सेव कर लें, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लें, वीडियोस में सेव कर लें, म्यूजिक में सेव करें। हमें फाइल मैनेजमेंट भी समझनी है ताकि लेटर ऑन हम उन फाइल्स को, हमें भी पता हो कि कहां डाटा रखा था हमने। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अदर देन C ड्राइव आप अपना डाटा सेव करो। ठीक है, जैसे मैंने कहा D ड्राइव में आ जाओ, और D ड्राइव में आकर मैंने ना एक फोल्डर बना लिया, फॉर एग्जांपल HTML। अपनी मर्जी से मैं ये नाम रख लिया क्योंकि वहां पर HTML पहले से पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये नाम रख लिया जी HTML 123। मुझे पता है कि मैंने जो प्रैक्टिस सेशन जितने भी करने हैं, मेरी सारी फाइलें कहाँ पड़ी हैं? E ड्राइव के HTML के फोल्डर में। इसको मैं कह रहा हूँ फाइल मैनेजमेंट, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फाइल का नाम कैसा होगा? ठीक है, फाइल का नाम कोई भी हो सकता है, मगर उसकी एक्सटेंशन HTML होगी, यानी उसकी टाइप HTML होगी। मगर फाइल का नाम रखते हुए आमतौर पर हम क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स का फाइल नेम रख लेते हैं। ऐसे ही है, नंबर ऑफ वर्ड्स का। गूगल हमें क्या कहता है? अब गूगल एक बात और कर रहा है। अब हम जो बातें करेंगे ना वो गूगल के हिसाब से करेंगे कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को लेकर चल रहे हैं, गूगल पर वेबसाइट्स को रैंक करना है, तो गूगल की लिमिटेशंस को भी फॉलो करना है। गूगल हमें कहता है कि भाई आपके फाइल नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपके फाइल नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं अपनी फाइल का नाम रखना चाहता हूं मोहम्मद अली, तो मैं मोहम्मद लिखता हूं, फिर स्पेस लगाता हूं और फिर अली लिख देता हूं, तो स्पेस आ गई ना। गूगल कहता है नो, स्पेस नहीं यूज करनी। तो क्या यूज करो? देख लें क्या यूज करो। स्मॉल लेटर यूज करो तो ज्यादा अच्छी बात है। फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई चाहे कैपिटल में रखो चाहे स्मॉल में रखो, जरूरी नहीं है कि कैपिटल में रखो तो कैपिटल में कॉल करो, स्मॉल में रखो तो स्मॉल में कॉल करो। इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव होना। केस सेंसिटिव नहीं है। फाइल के नाम में क्या आ रहा है? डैश आ रहा है। फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि फाइलों के नाम के दरमियान किसी भी फाइल के HTML, PNG, JPG, वीडियो, भाई कोई भी फाइल है, उसके नाम के बीच में स्पेस इलीगल कैरेक्टर है, गूगल कहता है। बेसिकली क्या है? स्पेस एक कैरेक्टर है, सबको पता है ना स्पेस एक कैरेक्टर है, मगर स्पेस कैसा कैरेक्टर है? एक इनविजिबल कैरेक्टर है जिसका कोई कैरेक्टर नजर नहीं आता। तो जब ये ऑनलाइन पर जाता है तो ये खुद से कोई ना कोई उसका नाम रख देता है, तो उससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या चीज है भाई। अक्सर आप देखते हैं कोई चीज इंटरनेट पर आया है, उस पर लिखा होता है 20%, 20 और आगे परसेंट का निशान होता है, दैट इज स्पेस। उसे आपको रीफॉरवर्ड करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। समटाइम जाकर वो एरर भी आ जाता है कि भाई अब इसको मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा आगे। इसलिए गूगल हमें कहता है कि भाई फाइलों के नाम में स्पेस नहीं रखनी। ठीक है, नंबर 1। तो हमने रखा जी फर्स्ट फाइल HTML 123 और सेव। ये था पहला टास्क। ये पहला टास्क हमने कर लिया। बात क्या करनी थी मैंने? वेबसाइट फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब फाइल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। HTML के अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है ना, उसको आपने इसके अंदर लिखना है। जैसे वो आप कोटेशंस लिखी होती हैं, तो डबल कोट्स में कोटेशंस लिखी होती है ना, हर कोटेशन को डबल कोट्स में लगा देते हैं तो देखने वाले को एकदम लगता है कि भाई ये कोटेशन है। इसी तरह कंप्यूटर को, इंटरनेट को समझाने के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझाने के लिए कि भाई ये जो मैसेज दे रहा हूं ये इंटरनेट के लिए दे रहा हूं। इसने गूगल के ऊपर, फायरफॉक्स के ऊपर, एज के ऊपर नजर आना है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, एक लेस देन का निशान और एक, इसको हम बोलते हैं टैग। ठीक है ना, ये यूट्यूब टैग नहीं है, ये हैशटैग नहीं है, बल्कि ये HTML का टैग है। ठीक है, सो हमने ये लगाया एक टैग। ये टैग मुकम्मल कैसे होता है? एक लेस देन का निशान लगाने से और एक ग्रेटर देन का। सो यहां आकर लिख दिया जी मैंने HTML। अब आप ये नोट करें जरा क्या हुआ। सजेशन आ गई। अब वो आपको HTML कोड्स की सजेशन दे रहा है कि मतलब ये HTML के टैग हैं सारे। ये इसलिए आ रहे हैं कि मैंने पहले फाइल को सेव कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले फाइल सेव ना करता तो उसको समझ ही नहीं आनी थी कि मेरी फाइल की टाइप क्या है। हमने सेव किया ना,
तो सेव करने से उसे क्या पता लग गया कि फाइल की टाइप क्या है, उसकी वजह से उसने मुझे सजेशंस देनी शुरू कर दी। तो अगर मैं ये कहता कि चलो भाई पहले टाइप कर लेते हैं बाद में सेव कर लेंगे, तो फिर मुझे सजेशंस ना आती। तो सजेशन से जरा हेल्प हो रही है ना, समझ में आ रहा है कि हम क्या काम करने जा रहे थे। हमने कहा भाई HTML, कलर भी देखें ब्लू आ रहा है इसलिए आ रहा है कि हमने फाइल उसको बता दी हुई है, अब उसको समझ में आ गई कि फाइल कौन सी है। ये तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन ब्लॉक बना दिया वेबसाइट का। अब अगर हम इधर आकर देखें इस वेबसाइट को, यहां मैंने कोडिंग खोली हुई थी इसकी, देखें जरा, इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, HTML से। अच्छा इसको देखें जरा, एंड कहां पे हो रही है, कहां पे एंड हो रही है, HTML। अच्छा अब ये पता लगे एंडिंग निशान क्या है, स्लैश। यानी जिस टैग को भी आपको एंड करना है उसके साथ आप क्या लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, वो कहेगा भाई ये एंड है। ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया कि भाई ये मेरी HTML फाइल है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये इसका मेन ब्लॉक आ गया। लेकिन अब इसका हिस्सा, अगला हिस्सा कौन सा होता है, इस वेबसाइट का अगला हिस्सा कौन सा होता है, वो भी हम वेबसाइट से देख लेते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन सा होता है। जी कौन सा है, हेड। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट आ गया, इसे भी क्लोज करें। HTML में जितनी भी चीजें होंगी उनको हम ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, ताकि वो एक ब्लॉक बन जाए कि ये एक ब्लॉक है। सो क्लोज कैसे करेंगे, उसी के नाम से साथ स्लैश लगा के। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज क्या है, बिल्कुल सही है, आइए जरा नीचे देखें कहां से शुरू हो रही है। ये सारा हेड चल रहा है इसका, इस हेड में से कुछ चीजें हमारे काम की हैं। हम HTML सिर्फ इसीलिए सीख रहे हैं कि हम उन्हें समझ सकें, क्योंकि उन्हीं को हमने एज ए SEO एक्सपर्ट मॉडिफाई करना है, सारे को नहीं करना। ये देखें ये सब का सब जो आ रहा है, ये यहां से अगला पार्ट शुरू हो गया, बॉडी। चलिए अब आ जाते हैं इसमें। अभी मैं फाइल भी नहीं बना रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एंड करना चाहिए। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, इसके नीचे होता है फुटर। तो जब आपने स्लैश बॉडी कर लिया तो उसको पता लग गया कि इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो फुटर होगा। लेकिन जब हम वर्चुअली किसी वेबसाइट को देखते हैं तो जैसे ही वेबसाइट एंड होती है तो नीचे एक ब्लॉक बना होता है, उसके ऊपर सारे मेन्यूज नजर आ रहे होते हैं, होम, अबाउट अस होता है ना ऐसे। वो वेबसाइट डिजाइनर ने उसको फुटर के तौर पर दिखाया होता है कि कोई बंदा क्राउल करते करते नीचे तक आ गया, फिर उसको मेन्यू बार की जरूरत थी, तो वो जो चीजें मेन्यू में थी वो सारी की सारी उसने वहां पर ऐड कर दी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता है, ऐसे ही है। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी से मिलता है, भाई मेरा और आपका स्ट्रक्चर भी तो यही है ना, हेड, बॉडी और फुटर। तो सेम वही ह्यूमन बॉडी वाला स्ट्रक्चर है इसका भी, ठीक है। अगर कुछ गलती कर रहे हो तो अपना स्ट्रक्चर जेन में लाए, आपको पता लग जाए कि भाई वो हेड में लिखना था। जैसे हमारा दिमाग हेड में है ना, तो आपकी इस फाइल का दिमाग भी सारे का सारा हेड में ही है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं क्रिएशंस की, डिक्लेरेशंस की और अप्रूवल्स की, वो सारी की सारी कहाँ पे आएंगी, हेड में आएंगी। और जितनी भी चीज़ें हैं दिखाने वाली, वो सब किस में आएंगी, बॉडी में आएंगी। जो चीज़ हम विजिबली किसी को दिखाना चाह रहे हैं। आपकी जो वेबसाइट है geo.tv में लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और न्यूज़ पढ़नी शुरू कर देता हूँ, तो वो दिखाना चाह रहे हैं ना उन न्यूज़ को, तो वो मैं पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर समझ में आना है, इसलिए कि जब जब आपने HTML फाइल बनानी है आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमें ये पता लग गया कि हर टैग का एक स्टार्ट है और हर टैग का एक एंड भी है, ठीक है। जब मैं आगे जाऊंगा तो बहुत सारे टैग ऐसे भी आएंगे जो स्टैंड अलोन टैग भी हो सकते हैं, यानी कि उनके क्लोजिंग में भी ना हो। जैसे भी मैंने कहा ना, हेड को एंड करो, बॉडी को एंड करो, HTML को एंड करो। हो सकता है कोई ऐसे टैग्स भी मिले जो स्टैंड अलोन हो कि भाई उसे एंड ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टैग्स होंगे जो स्टैंड अलोन नहीं होंगे, जिन्हें क्लोज करना भी जरूरी होगा। एक टैग होता है, इसको हम बोलते हैं पेयर टैग
पेयर टैग का क्या मतलब है? अभी तक आपने जो 2-3 टैग देखे, टोटल कितने टैग देखे? टोटल हम लोगों ने 3 टैग देखे हैं, HTML, हेड और बॉडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैग्स पेयर टैग्स हैं। पेयर है ना? अगर मैं कोई आपको ऐसा टैग बताऊंगा, मैं कहूँ भाई ये लगा लो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टैग है, सपोज कर रहे हैं हम, लगा दिया। मैंने कहा ये पेयर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसे क्लोज ना भी करूं तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे टैग्स जो पेयर टैग ना, उनको हम यूं कर देते हैं, देखें, पता लगा? साथ ही क्लोज कर दिया, मैं क्या साथ ही क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसे एंड पे जाके क्लोज करता तो मैं दोबारा से BR लिखता, /BR लिखता तो क्लोज होता ना। तो मैंने इसको साथ ही क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टैग लगा और क्लोज हुआ है। अच्छा, अब हमें जेहन में ये आ रहा है कि भाई इसे क्लोज करना जरूरी क्यों है, क्यों क्लोज कर रहे हैं? नहीं करते अगर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी वेबसाइट चल रही है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारे चेक्स लगे हुए हैं। एक चेक क्या है? HTML वैलिडेशन का, कि वो आपकी वेबसाइट को HTML के हिसाब से देखती है कि क्या ये HTML के हिसाब से ठीक बनी हुई है कि नहीं है। सो एक उसका अपना एप्लीकेशन है HTML वैलिडेटर, जिसमें वो टैग्स को चेक कर रहा होता है कि टैग्स का सीक्वेंस आपका ठीक भी है कि नहीं है। आपने सिंगुलर टैग कैसे यूज किया हुआ है और आपने पेयर टैग कैसे यूज किया हुआ है। तो अब ये हमारे पास एक सिंगुलर टैग था, तो मैंने इसको भी क्लोज किया, पता लग गया कि भाई देखते ही पता लग रहा है ना कि बना हुआ है और क्लोज हुआ है, यानी खुला भी है और बंद भी हो गया। ठीक है, ये हमने यूज नहीं करना, ये मैंने वैसे ही आपको एक टैग बताया इसका। सिर्फ एक टैग आज करेंगे हम, वो कौन सा, यहां से समझते हैं वो कौन सा। ये वेबसाइट खुली हुई है, इसके ऊपर मैंने माउस रखा, बिल्कुल टाइटल में जहां पर टैब नजर आ रहा है आपको, हाँ, तो यहां पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, आ रहा है ना नजर? उसके साथ आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही है। ये दोनों चीजें जो हैं ये कहां लगी हुई हैं? ये हेड में लगी हुई हैं। ये दोनों चीजें की इनपुट कहां पे हुई है? हेड में हुई है। और ये इनपुट करने के लिए लाजमी बात है कोई ना कोई टैग तो यूज हुआ होगा। अभी हम सिर्फ एक टेक्स्ट वाले टैग को देखने लगे हैं, तस्वीर वाले टैग को अगली क्लास में देखेंगे। जो टेक्स्ट वाला टैग है वो कौन सा है? देखिए लिखा क्या हुआ है, टेक्स्ट। इधर आकर देखें जरा, इसी की कोडिंग में देखें, आपको पता लग जाएगा कौन सा टैग है। जी, क्या नाम है टैग का? टाइटल। यानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ का टैग है। मैंने आपसे ये कहा ना, मैं आपको बेसिकली HTML नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको एसईओ सिखाना चाहता हूं। लेकिन एसईओ जिस HTML को यूज कर रही है हमें वो सीखना है बस। और हमने जब अपनी वेबसाइट के में अपने मेन कीवर्ड को अडॉप्ट करना होगा, लगाना होगा, तो सबसे पहली जगह है टाइटल, जहां पर हमें अपना कीवर्ड लेकर आना है। अभी हम कीवर्ड की बात भी नहीं कर रहे। अभी हमारा पहला इस एसईओ का जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि वेबसाइट एडिट करना आना चाहिए हमें। लेकिन जब हमें एडिटिंग आ जाएगी, तो जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कीवर्ड रिसर्च, वो उस वक्त का टॉपिक है। ठीक है, ठीक, आ जाए इधर वापस। इसका मतलब क्या हुआ? हेड को कहां लगाना है मुझे? टाइटल को कहां लगाना है हमें? हेड में। बॉडी में तो नहीं लगाना ना, तो सबको क्लियर हो गया ना कि बॉडी में नहीं लगना उसने। तो मैं इधर आया हेड वाले पोर्शन में, और यहां आकर मैंने लगा दिया एक टाइटल। वो देखिए स्पेलिंग आ गया नीचे, और इसे बंद भी कर दिया, और इसे एंड भी कर दूं। अभी सिर्फ टाइटल का टैग यूज किया, मैसेज तो नहीं यूज किया जो टाइटल में है। हाँ, टाइटल का जो मैसेज होगा वो टैग से बाहर होगा। टाइटल का जो मैसेज होगा वो टैग से बाहर होगा। मैसेज आइए, क्या लिखा जी मैंने? फॉर एग्जाम्पल मेरा कीवर्ड ये था, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। हाँ, टाइटल कितना बड़ा हो सकता है? टाइटल की मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर्स 60 कैरेक्टर होती है, जो गूगल रेकमेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 70 कैरेक्टर्स का टाइटल नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा, मगर गूगल रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट होगा। आप जब किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर उसका टाइटल ही तो आता है, टाइटल आता है ना। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होंगे उनके साथ डॉट डॉट लगा हुआ नजर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका टाइटल प्रोवाइडेड लेंथ से बड़ा है। ठीक है, सो इसका मतलब एसईओ
का एक फैक्टर प्रोवाइड हुआ है वहां पर। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि यहां पर ये भी लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल पीक सॉल्यूशंस। अब ये दो बातें की मैंने कहा भाई कीवर्ड भी यूज कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और साथ में ब्रांड भी यूज कर रहा हूं। तो अब सेपरेटर की जरूरत थी। आमतौर पर हम सेपरेटर के लिए क्या यूज करते हैं, कॉमा। यहां पे नहीं करना, यहां पर कॉमा भी इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है। इलीगल का मतलब क्या हुआ, एरर तो कोई नहीं आना इनपे, लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं आएगा ये। यानी आपको जब भी कुछ सेपरेट करना है तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक पाइप साइन जो मैंने लगाया है, और एक हाइफन जो मैंने फाइल में भी लगाया था। यहां तो पाइप साइन लगाएं, यहां तो हाइफन लगाएं। ये एसईओ के रिकमेंडेड कैरेक्टर्स हैं, गूगल की तरफ से रिकमेंडेड कैरेक्टर। चलो जी, आपने देखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर पीक सॉल्यूशंस, इसे मैंने टैग में नहीं लिखा ना, ये मैसेज है, ये टैग में नहीं आएगा। इसी वजह से अगर आप देखें तो जो टैग वाला टेक्स्ट है वो किस में नजर आ रहा है, हमें किस में नजर आ रहा है जी, ब्लू में, ठीक है। और जो मैसेज वाला टेक्स्ट है वो ब्लैक में, लेकिन हमें ना हेड रेड कलर में नजर आ रहा है। जरा स्क्रीन पे जोर डालकर देखें कि क्यों आ रहा है रेड कलर में। रेड कलर का मतलब है कि कुछ एरर है, मिस्टेक हुई है कोई। क्या मिस्टेक है, भला स्क्रीन पे जरा नजर मारे। टाइटल क्लोज बिल्कुल ठीक है, इन्होंने टाइटल क्लोज नहीं हुआ, टैग नहीं, हाँ टैग नहीं लगा, टाइटल को close नहीं। टाइटल गलती से क्लोज नहीं हुआ, टाइटल के स्पेलिंग गलत लिखे गए, टाइटल में स्पेस आ गया। ये सारे वो एरर्स हैं जो आपसे घर में होंगे, इनको आपने चेक करना है, ठीक है। ठीक हो गया, जैसे मैंने उसको क्लोज किया तो ठीक हो गया। मैंने कहा टाइटल क्लोज नहीं हुआ होगा, टाइटल के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, और तीसरा क्या बताया कि टैग में स्पेस भी आ सकता है, उसको भी वो एरर आइडेंटिफाई कर लेगा। सेव करें। अब मैंने दोबारा सेव किया ना भाई, चेंजेस तो नहीं की थी ना पहले तो फाइल क्रिएट की थी, अब उसे अपडेट किया, उसमें चीजें ऐड की हैं, तो मैंने दोबारा से सेव कर लिया। अब मैं इधर आया, कहाँ रखा था जी, यहाँ किस नाम से रखा था, HTML123। ये फाइल आ गई, इसमें एक्सप्लोरर का आइकॉन आ गया, इसका मतलब है कि फाइल आपकी सही बन गई है। इसे खोलो डबल क्लिक करके, जी आ गया ऊपर। कोड देखना हो, सिर्फ कोड देखना हो, चेंज करने की बात नहीं कर रहे, कोड देखना हो कंट्रोल यू कर दें, यहीं पे आ गया नजर कोड। हमें यहीं पे कोड देखना, चेंज करने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ विजिबली देखना है उसको। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस फाइल में मुझे कुछ चेंज करनी है दोबारा से, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, ठीक, और ये क्या लिखा है सेकंड नंबर पे, ये चेंज करने के लिए हमने पहले सपोज कर लिया ना कि हमने नोटपैड इंस्टॉल कर लिया। अगर किसी के पास नोटपैड नहीं है तो फिर राइट क्लिक करके ओपन विद में जाएगा, और हर विंडो के अंदर नोटपैड का एप्लीकेशन मौजूद होता है, सिंपल नोटपैड, तो उसमें भी जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपने पहला काम क्या करना है, घर जाके नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है। इसके लिए कोई एक्टिवेटर नहीं चाहिए, ये फ्री है, जो लेटेस्ट वर्जन ऊपर आ रहा होगा उसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए वापस आ गए उसी में। अब कोई भी चेंज करनी है वो हमें यहां से कर सकते हैं। तो ये हमने आज के लेसन में देखा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल, उसका सिंटेक्स क्या होता है पूरी फाइल का, और अब हमने टैग यूज करने शुरू कर दिए। 3-4 टैग्स और पढ़ने हमने, तो समझिएगा कि HTML के जितने टैग्स हैं हमने अंडरस्टैंड कर लिए, बस हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी। और फिर जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो फॉर एग्जांपल मैंने आते ही जब मैंने उसका ऑन साइट काम शुरू करना है तो सबसे पहले मैंने देखना है कि भाई उसके टाइटल में क्या है। अगर उसका गलत टाइटल होगा तो मैंने उससे पहले मैंने रिसर्च की होगी ना भाई, मुझे पता लग जाएगा इसका प्राइमरी कीवर्ड क्या है। तो अगर उसने प्राइमरी कीवर्ड का सही इस्तेमाल नहीं किया टाइटल में तो मुझे सबसे पहले ये करेक्ट करना है। मैंने उसकी HTML फाइल नहीं बनानी, उसकी वेबसाइट बनी हुई है, उसने टाइटल नहीं भी लिखा होगा ना तो टाइटल का टैग लगा होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि टाइटल, ये टाइटल जरूर होगा, ठीक है, यहां बेशक खाली हो मगर ये टाइटल जरूर होगा। तो यहां मैंने लाकर कीवर्ड्स के ऊपर प्ले करना है, मेरा काम ये है, हमारा काम यहां से शुरू होना है। उसके पहले मैंने क्या करना है, उसके कीवर्ड रिसर्च करनी है कि भाई उसके कीवर्ड्स हमने
आइडेंटिफाई करने हैं कि इसकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए लोग क्या ढूंढते हैं। लोग जी नहीं, गूगल सर्च कंसोल से हमने कुछ और करना है। गूगल सर्च कंसोल में तो हमने जाकर सिर्फ अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देना है कि लो भाई, ऐसे ही है ना जैसे यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया। तो अब क्या हुआ, नीचे दफ्तर में बैठे हुए लोग देख रहे हैं क्लास कैसे हो रही है, मैं इधर आ रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, आप उठते हैं, वाइट चला जाता है, कोई अंदर आ जाता है, कोई स्टूडेंट पहले चला गया, सब उन्हें पता लग रहा है। गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट की, अब गूगल को सब पता लग रहा है कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, ठीक हो रहा है, सारा काम। बस वो सिर्फ ये चीजें बताएगा हमें, बस वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ये है। मैं उसे पूछूंगा, वो कहेगा भाई आपकी वेबसाइट तो मोबाइल पे चल ही नहीं रही। मैं उसमें जाऊंगा, मैं देखूंगा, वो कहेगा भाई मैं आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर सकता, आपने तो सारी की सारी वेबसाइट किसी की उठाई है, कॉपी की हुई है। ऐसे नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं, मगर ये चीजें आइडेंटिफाई होंगी। मैं कहा ये चीजें आइडेंटिफाई होंगी। अगर आपके वेबसाइट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई वायरस एक्टिवेट हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है, तो उधर मैसेज आएगा। आपकी वेबसाइट पे सर्चेस हो रही हैं तो क्या क्यूरीज आ रही हैं, ये वहां पे नजर आएगा। वैसे तो कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां पर ये चीजें हमें नजर आ रही होंगी कि भाई महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में लोगों ने आने के लिए क्या सर्च किया, कितने इंप्रेशंस लगे, कितने क्लिक्स हुए, क्या CTR था, ये सब चीजें हमें वहां से पता लग रही होंगी। वेबसाइट इशू कर रही है, कोई वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही है, नॉट इंडेक्स वेबसाइट है, वो बताएगा। ये काम है सिर्फ सर्च कंसोल का, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। इसके बाद मैं ये इश्यूज होंगे तो मैं इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल वो जैसे कोई आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, तो आप देखते हैं ना URL में रेड कलर का एक निशान सा बना हुआ आ जाता है कि सस्पिशियस है वेबसाइट, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सर्च कंसोल में भी मिलेगी। वो कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट खराब होगी है, रिमूव करें उसे जाकर, और अगर आपके पास कोई बैकअप मौजूद है तो दोबारा से रिस्टोर करें। और जब आप उसको ठीक कर लोगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अब ठीक हो गई है। ठीक है, तो ये पर्पस था सर्च कंसोल का, जो हमने SEO में पढ़ना है।